उतरने में भी उतनी ही और उसकी रफ्तार कम नहीं होगी, मेरा यह मानना है। जी, बात तो आपकी ठीक है। सेंगर साहब सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं, वो उन्होंने 2 फोन ऑन किए हुए हैं जिसकी वजह से उनका वो नहीं सुन पाएंगे। सेंगर साहब दोनों को ऑफ कीजिए प्लीज, अगर आप सुन पा रहे हैं तो दोनों को ऑफ कीजिए और फिर दोबारा से आप ज्वाइन कीजिए। तब तक मैं आलोक जी के पास आता हूं। आलोक जी, वो सेंगर साहब की कुछ टेक्निकल हाँ हाँ, डिफिकल्टीज ठीक है, है, वो नहीं कर पा रहे ठीक हैं, है, तो ठीक है। मैं आपके पास ही आता हूं। इन हालातों के अंदर जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है और जिस ढंग से रोज नैतिकता के भाषण दिए जाते हैं और जो किया जाता है वो पैराडॉक्सिकली बिल्कुल अपोजिट है। यानी कि जो कहा जा रहा है और जो किया जा रहा है मोदी सरकार के अंदर हमेशा से हमने देखा है कि वो बिल्कुल पूरा का पूरा ध्रुव विरोधी हो जाता है। नॉर्थ पोल साउथ पोल की सिचुएशन आ जाती है उसके अंदर। तो ऐसे में आम भारतवासी के लिए आशा की किरण कहां से नजर आएगी? क्या सोचता होगा वो, क्या करेगा क्या अल्टीमेटली? देखिए, दो चीजें हैं। पहला, जब से मौजूदा सरकार आई है, धर्म एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। मुझे लगता है कि धर्म ही लोगों की एक पहचान बना दिया गया है। और मुस्लिमों के प्रति एक वैमनस्यता की जो खाई है वो बहुत ज्यादा गहरी कर दी गई है। और हर चीज सिर्फ सिर्फ उसी का मुलम्मा चढ़ाए रहते हैं। अब आप देखिए, जब पाकिस्तान से जब बात होती है तो आप हमेशा पाकिस्तान के प्रति कुछ करते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, हमेशा पाकिस्तान को निशाना बनाते हैं। लेकिन जब चीन के साथ में जब मामला आता है तो वहां पर चूंकि वो मुस्लिम फैक्टर नहीं आता वहां पे। हालांकि चीन में भी शिनजियांग से लेकर कई प्रांत है, वहां पर काफी मुस्लिम है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो मुस्लिम अर्थों में, तो जिस तरीके से मुस्लिम राष्ट्र होता है तो उस तरीके से चीन नहीं है। वैसे भी उस कम्युनिज्म में तो धर्म का कोई मतलब भी नहीं है, जी, तो चीन का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन अब आप देखिए, अब आप देश करेगा क्या, लोग करेंगे क्या? एक आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिखा था कि गण बहुत है, गण क्या करें। अब सवाल है कि जब चीन जब घुसा नहीं है, घुसा हुआ नहीं है, तो भी आप 15 दौर की बात क्यों कर रहे हैं? अगर इसको भी लोग, अगर ये सारे के सारे लोग अगर ये गले उतार लेते हैं तो आप इसको क्या करेंगे? अब देखिए, अब कुछ वैज्ञानिक सोच की बात आ जाती है। अब देखिए, नासा से लेकर तमाम जगह कुछ फोटोग्राफ आए। डोकलाम में उसने परमानेंट स्ट्रक्चर बना दिया, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में उसने अपने गांव बसा दिए। ये सैटेलाइट इमेज है। इसके बावजूद भी उनका एक नैरेटिव चल रहा है। एक नैरेटिव यही है कि वो देशभक्त हैं, वो जो करते हैं वो देशभक्त हैं। और दूसरी बात, आपको क्या होना है? आपको जो समाज है, समाज को क्या होना है? आज्ञा पालक होना है, उसको केवल एक आज्ञा माननी है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि अभी 2 दिन पहले ही एक बयान आया कि लोगों को अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। पहली बार कर्तव्य की याद दिलाई गई थी लाल किले से। उसके बाद फिर अभी 2 दिन पहले भी गया है कि आप अपना कर्तव्य तो याद रखिए, आप अपना टैक्स दीजिए, अपना कर्तव्य याद करिए। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी कोई परिवर्तन आएगा। आर्थिक तौर पर इतना ज्यादा है, मुख्य जो मीडिया है, मुख्य मीडिया कभी भी सही मुद्दे को उठाने नहीं दे रहा। आज भी वो उन्हीं सब मुद्दों पे कायम है। तो आप कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये नहीं समझ में आ रहा। और मैं तो फिर कहता हूँ कि जो ये सब्सक्राइब हुआ ये मुझे नहीं समझ में आया। इस देश में किन लोगों ने सब्सक्राइब किया, क्या सोच के सब्सक्राइब किया? देखिए, अदानी के हम कुछ चीजों को मान सकते हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी है। ग्रीन एनर्जी को हम वो ले सकते हैं कि भाई वो तो सनराइज इंडस्ट्री है, वो उसका फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है कि आगे चल करके वो बहुत अच्छे ग्रोथ देगी। ये तो मैं मान सकता हूँ। लेकिन बाकी चीजों में तो मैं नहीं मान सकता। बाकी चीजें तो सनराइज नहीं है। अब जैसे गैस की सप्लाई है, जैसे टोटल है, ये तो नहीं है। अदानी एंटरप्राइजेज है, इसमें इसका कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है जो फ्यूचरिस्टिक होगी, बहुत बहुत बड़ा आपका रिटर्न आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। ग्रीन एनर्जी को मैं केवल मान सकता हूँ, वो बिल्कुल सही है, उसमें कुछ भी हो सकता है। मतलब आप किस लेवल तक जा सकते हैं कोई सीमा नहीं है, वो असीमित है, वो स्काई इज द लिमिट कह सकते हैं उसके लिए। पूरी दुनिया में है ये, भारत नहीं पूरी दुनिया में। वहां तो इन्वेस्टमेंट समझ में आता है। लेकिन अब एक चीज बताइए, अब जैसे पीएलआई की बात आ रही है, सरकार कर क्या रही है? सरकार सिर्फ बड़े उद्योगों को सपोर्ट कर रही है। अब इस चीज से क्यों नहीं इनकार कर दे रहे? एमएसएमई को कितना सपोर्ट है ये भी देखिए। एमएसएमई कितने लोगों को रोजगार देता है ये भी देखिए। क्या ऑर्गेनाइज, अच्छा, अब जब कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर ही है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं? मेरे ख्याल से 14 से 16% के बीच में ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। बाकी तो सारा अनौपचारिक सेक्टर है। अब अनौपचारिक सेक्टर के लिए तो कुछ नहीं हो रहा है। अब पीएलआई आप दे रहे हैं, पीएलआई आप फिर बढ़ा रहे हैं, फिर सुने कि वो 15 सेक्टर तक ये पहुंचा देंगे, उससे भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मैंने कल बजट आने वाला है, हो सकता है उससे भी आगे बढ़ जाए।
तो सवाल है कि पीएलआई आप किसके लिए दे रहे हैं? आपने कॉर्पोरेट की टैक्स की छूट किसके लिए दी है? आखिर कोई तो एक एनालिसिस हो, कहीं तो कोई रुक करके देखे कि भाई ये नीतियां किसके लिए बनाई जा रही हैं। अब सवाल है कि अब यही कहना चाहिए कि राहुल गांधी की जो चीज है, जो लगातार जो ये कह रहे हैं, राहुल गांधी भी लगातार मतलब 4-5 सालों से यही कह रहे हैं कि सरकार अंबानी अदानी की सूटेड बूटेड सरकार है, तो यही तो हो रहा है। यही चीजें हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने ये चीजें जाहिर कर दी हैं कि उसी की सरकार है, उसी के लिए है, और एफपीओ पर सब्सक्राइब होना इसी बात की पुष्टि करता है। अब उसका जो बयान है, वो बयान को तो लेते हुए मुझे लग रहा है कि मुख्य जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया को इसमें बड़ा सवाल उठाना चाहिए। एक कॉर्पोरेट देश का पर्याय नहीं हो सकता, किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि एक कॉर्पोरेट का पतन क्या उसका पतन हो सकता है? अमेरिका में एनरॉन का पतन हो गया तो क्या अमेरिका का पतन हो गया? ऐसा तो नहीं होता है। पहले बीच में बोइंग बड़े संकट में चला गया तो क्या अमेरिका संकट में चला गया? ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता ये तो। लेकिन सर, आप ठीक बोल रहे हैं, वो मैं इंटरप्ट कर दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वो तो स्तुतिगान के अलावा अब कुछ कर ही नहीं रहा है। और आज ही का मैं हम पिछली डिस्कशन में दिनेश जी के साथ, बोरा जी के साथ मैं बात कर रहा था कि इसका रिप्रकशन ये जो अडानी का है, इसका रिप्रकशन एक तो ये होगा कि अडानी अपनी टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, और वो आज हो गए। ये आपके लिए एक लेटेस्ट इनपुट होगी शायद कि जो अडानी है वर्ल्ड के 10 टॉप मिलियनर्स की लिस्ट से आज बाहर हो गए हैं, वो 11वें स्थान पर चले गए हैं। तो प्लीज ये मैं थोड़ी सी आलोक जी पूरा कर ले, मैं आपके पास आता हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो बाहर हो गए, कल ही शाम को बाहर हो गए थे वो। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि वो बाहर हो गए, सवाल है कि बाहर हो गए अगर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट अगर उनको ऐसा ही मिलता रहा, भारत के जो इशारों पर अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट अगर होता रहा, तो आप ये मान करके चलिए कि आशा की किरण तो केवल एक ही जगह है। आशा की किरण एक कहाँ है? आशा की किरण है कि अगर अमेरिका में अगर जांच हो जाती है, वहां पर जो विदेशी लोगों ने, मतलब विदेशी फर्म्स ने या जो फंड दिया है, उन लोगों ने अगर हाथ रोक लिया, तो अब ऐसी स्थिति में सवाल खड़ा होता है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर या भारत के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, क्या वो बचा पाएंगे? एफपीआई जब अगर बाहर जाता है, ये बैलेंस देखना है। अगर ये बैलेंस नहीं होता है तो ये जो ढहेगा तो आप ये मान करके चलिए कि स्टेट बैंक में किसका पैसा है? हम लोगों का भी तो पैसे लगे हैं। पता चला कि आपको हो सकता है यस बैंक की तरीके से रोक लग जाए कि अब तो भाई अगले 6 महीने तक आप केवल इतना ही राशि तक निकाल सकते हैं। महाराष्ट्र की जो कोऑपरेटिव बैंक में क्या हुआ था कि आप इतना ही पैसा इतने दिन तक निकाल सकते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा सर, हमारा जो एफडी का जो बैंकों में जो पैसा है, उसमें जो इंश्योरेंस है, डिपॉजिटरी इंश्योरेंस है, उसकी सीमा सिर्फ 5 लाख है। इसको नहीं भूलना चाहिए कि 5 लाख से ऊपर का पैसे के लिए सरकार बिल्कुल बाध्य नहीं है, ना बैंक बाध्य है। तो ऐसी स्थिति में आप करेंगे क्या? नोट छाप करके आप करेंगे? ये बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि एक चुनौती ज्यादा बड़ी है अब लोगों को, लेकिन समझ में आ रहा है। मुझे तो एक ऐसा लग रहा है क्योंकि जो यूथ जो नाउम्मीद हुआ है, और जो 2014 से बहुत बड़ी बड़ी आशाएं लगाई थी, वो जो नाउम्मीद हुआ है, और वो जो बेरोजगारी और जो झेल रहा है, उसके चाचा का, उसके घर का कारोबार, छोटा कारोबार जिनका है, वो सब ढह रहा है। अब एक चीज और बहुत ही मिडिल क्लास से जुड़ी हुई है, मिडिल क्लास से इतनी जुड़ी है। अब जैसे आप अडानी की बातें करें, भाई यही सब लोग तो बैंकों में आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाते या 5% पे ले आए थे, 4.5% पे ले आए थे। अब जाकर जरूर बढ़ा है, रेपो रेट बढ़ने के बाद 6-6.5% तक पहुंच गया है। तो ऐसी स्थिति में आप ये मानकर चलिए कि वो आदमी क्या करेगा? दूध के भी दाम बढ़ रहे हैं, दूध में 70 साल का पहली बार रिकॉर्ड बना है, 8 रुपए बढ़ गए, 5 बार दाम बढ़े। अमूल के शायद 9 रुपए बढ़े हैं, उसके फुल क्रीम के ऑलमोस्ट 10 रुपए के आसपास बढ़ चुके हैं एक साल, 10 रुपए के आसपास बढ़ गए हैं। और चारा भी नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ दिनेश जी, बहुत बड़ा इशू है दूध के दाम, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि चारे का अभूतपूर्व संकट है। लेना देना इस सरकार को महंगाई लेना देना, चारे का अभूतपूर्व संकट है, बहुत संकट है। और इसको लेते हुए 1.5 साल पहले आपकी पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी ने इसकी ओर इशारा किया कि भाई सूखा पशु आहार पे भी आप ध्यान दीजिए, बिना उसके नहीं होगा। दिनेश जी, कॉर्पोरेशन नहीं है। वीरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप सुन पा रहे हैं? सेंगर साहब, आप सुन पा रहे हैं? दिनेश जी, मेरी आवाज आ रही? आप सुन पा रहे हैं सेंगर साहब?
दिनेश जी मेरी आवाज आ रही? हाँ, आ रही है जी, आ रही है। आप अपना सबमिशन कहिए, जो भी आप कहना चाहते हैं, प्लीज कैरी ऑन। जी आप कहिए, मैं उनको प्राइवेट चैट में डालूं क्या? तब तक मैं मुझे एक चीज और लगती है, आप प्राइवेट चैट करिए, हम अनिल मैंने जी डाला जी उनको, मैंने लिखा है कि जो जी सर, अडानी को जी सर। बोलना चाहे बोलिए। मुझे मुझे कैसा लगता है कि ये कांग्रेस के एक जो नेता है महाराष्ट्र के, नाना पटोले, इन्होंने एक बात कही थी, आरोप लगाया, मुझे नहीं मालूम कि उस आरोप में क्या सत्यता है या क्या नहीं है। उनका तो ये कहना था कि जो धारावी का जो पुनर्विकास जो परियोजना है, उस पुनर्वास परियोजना में भी एक सऊदी वाली एक फर्म का एक बड़ा, उसने बड़ी कोटेशन दी थी, इसके बावजूद अदानी को दिया गया। तो ये जब आ रहा है तो इसको आप कैसे आप ये मान सकते हैं? भाई देखिए 2019 में हम देखिए, पहले एयरपोर्ट है, भारत सरकार की क्या नीति थी कि 2 एयरपोर्ट से ज्यादा किसी को नहीं दिया जाएगा, ये बिल्कुल नीति थी, कैबिनेट का डिसीजन था। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसके बाद में आगे बढ़ाया, मुंबई का एयरपोर्ट आपने बैकडोर से अपने पास में ले लिया। और तो और जयपुर के एयरपोर्ट में कुछ खबरें ऐसे भी आई हैं कि जयपुर का जब एयरपोर्ट देना था तो उसके रीडेवलपमेंट में वो बहुत सारा काम सरकार ने करी है, उसके बाद में चाबी सौंपी। यही स्थिति आपके कुशीनगर की भी आई है। कुशीनगर में भी जब सरकार ने काम किया तो ये क्या भाई, पहली बार ये ऐसा होता है देखा गया। ये तो आमतौर पर तो जब सरकार जब कोई भी चीज देती है तो यही होता है, एज इट इज वेयर इट इज पर देती है। ये तो होता ही नहीं कि हम सब कुछ ठीक ठाक करके दें, लेकिन सरकार कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर संसद में कहते हैं कि वो तो भारतीय जनता पार्टी किसी का भी फेवर नहीं करती, चाहे अंबानी हो चाहे अदानी हो। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का भी देखिए तर्क बड़ी जोर शोर से अभी चलेगा, पहले भी चला था, अभी फिर आएगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को कैसे दोष देते हैं। अदानी को अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है, पश्चिम बंगाल में भी तो उनको प्रोजेक्ट मिला, छत्तीसगढ़ में भी तो उनको प्रोजेक्ट मिला माइनिंग का, और आपका राजस्थान में भी तो सोलर का प्रोजेक्ट मिला। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि भारतीय जनता पार्टी उसका फेवर करती है, फेवरेटिज्म है। तो सवाल है कि ये तर्क है, अब इस तर्क को आप कुतर्क भी समझ सकते हैं, लेकिन सच्चाई भी है, उस सच्चाई से भी तो आप इनकार कर ही नहीं सकते। अगर बिजनेस प्रपोजल अच्छा है तो कौन सा राज्य अस्वीकार करेगा? लेकिन एक चीज ये ध्यान में रखिए, कॉर्पोरेट पूंजी इतनी बड़ी है, कोई भी राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार कॉर्पोरेट पूंजी के बिना नहीं चल सकती। इसीलिए इन्वेस्टर समिट धूमधाम से किए जाते हैं। तो गुजरात से शुरू हुए थे, मध्य प्रदेश हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, यूपी हो, धुआंधार इन्वेस्टर समिट में तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं, जैसे एक कंपनी थी, वो उसने तो ये कह दिया था कि वो 15,000 करोड़ का निवेश करेगी, बाद में पता चला कंपनी की हालत खराब हो गई, उनके अपने हाथ से ही सब निकल गया। एसएल की मैं बात कर रहा हूँ मैं। जी मैं एक तो आखिरी टिप्पणी ले लेता हूँ।